हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर बेसिस पे आपको तैयारी करवाई जा रही है, जो आपका जून और जुलाई में एग्जाम होना है। एमपी सेट का जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। 7 टेस्ट इसमें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 8 आज हम डिस्कस करेंगे। 6 टेस्ट इसमें अभी तक फुल लेंथ सिलेबस पे और 1 करंट अफेयर्स का करवाया है। चैनल पे अवेलेबल है, आप विजिट कर लीजिएगा। एमपीपीएससी 2025 के नाम से अलग से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, और पिछला जो करवाया है, जो 3 फेज में एग्जाम हुआ है 2024 में, उसके लिए एमपीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा हमारी study247.in या फिर myupsc.in। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी टेस्ट सीरीज का लिंक अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में आपको सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिलते हैं। जिस भी मीडियम में आप ज्वाइन करते हैं, हिंदी में ज्वाइन करते हैं तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करते हैं तो इंग्लिश मीडियम में। प्रैक्टिस टेस्ट है वो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। इनका डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलता है और आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिलते हैं, जो भी हमारा सिलेबस है। लेट्स बिगिन। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे पंख अभियान का अंग नहीं है? ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पंख कैंपेन रन बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? तो ये पंख क्या है? ये है पंख। इसमें पी स्टैंड करता है प्रोटेक्शन, ए अवेयरनेस है, एन न्यूट्रिशन है, K is for knowledge, H is for health and hygiene। तो P क्या है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा। A अवेयरनेस, जागरूकता। N है न्यूट्रिशन, पोषण। K नॉलेज, जानकारी। H है हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो कुपोषण है, ये इसका पार्ट नहीं है। राउटर किस प्रकार की युक्ति का उदाहरण है? राउटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर क्या करता है? कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए यूज में लिया जाता है। राउटर को अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए जो यूज लिया जाता है, राउटर को यूज लिया जाता है। इसमें एक लेवल 3 का और उपकरण आया है। लेवल 3 का एक मॉडल है राउटर में, वो अभी चर्चा में है। OSI मॉडल है इसका, वो लेवल 3 का है। राउटर OSI मॉडल ये लेवल 3 का है। लेकिन राउटर का पूछा है किस प्रकार की डिवाइस है? राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है। हिंडोला महल, जिसे झूलता महल भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिंडोला महल का पूछा है, और हिंडोला महल को झूलता हुआ महल भी कहते हैं। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के? हिंडोला है, एक टी शेप का है। ये टी शेप की इमारत है, टी शेप। इसको होशंग शाह ने 1425 के आसपास मांडू में जो दरबार हॉल है या जो मीटिंग हॉल है, उसके रूप में बनवाया था। हिंडोला महल है या बाज बहादुर महल है, ये होशंग शाह का मकबरा और मांडू में है। ये कहां पे है? ये मांडू, धार में। मांडू कहां पे है? धार जिले में है, और धार ऑप्शन में नहीं हो तो मांडू में है। ये मांडू धार जिले में पड़ता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है? कौन सा है इनमें से? स्टेट एनिमल पूछा है मध्य प्रदेश का, जिसे हम दलदली हिरण भी कहते हैं, और मेनली ये नॉर्थ, मिडल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। IUCN की इसको जो IUCN है उसकी ये संकटग्रस्त कैटेगरी में आता है। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना की गई थी 1981 में।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए, और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं उनका नंबर बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से और उनका प्रोटेक्शन के लिए की गई थी। ग्वालियर के पास में है ये। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी होती रहेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके अलावा फिर आपको कोई बुक या कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट सिलेबस के नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं आपको। फिर जब आपका एग्जाम में 1 महीना बाकी रहेगा, जब आपको टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स और रिवीजन टेस्ट ये भी करवाए जाते हैं, तो पूरा डेडिकेटेड कोर्स है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शरद जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शरद जोशी पुरस्कार कौन से फील्ड में दिया जाता है? शरद जोशी पुरस्कार रिपोर्ट लेखन, हिंदी, व्यंग, इनमें दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में प्रस्तावित सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान किन श्रेणियों में दिया गया है? दिसंबर 2024 में ये प्रस्तावित सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान ये कौन सी श्रेणियों में दिया गया है? सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान सुशासन, न्याय, दानशीलता, राजन्याय इसमें दिया है। खगोल विज्ञान में भी, ज्योतिष, रचनात्मक कार्य के लिए भी, तो ये सभी के लिए दिया गया है। ये तमाम जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं सभी के लिए सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान दिया है। मडीखेड़ा बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर बनाया गया है? मडीखेड़ा बांध है ये मध्य प्रदेश में सिंध नदी पे है। ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है, इरिगेशन और सिंचाई परियोजना है। ये सिंध नदी पे है मडीखेड़ा बांध परियोजना। और अब ये कौन से जिले में पड़ता है? तो ये शिवपुरी में है, शिवपुरी जिले में है ये, सिंध नदी पे। एक क्वेश्चन परियोजना का कई बार 2 भी पूछ ले जाते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है और कभी कभी 2 भी पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है? कौन से जिले को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है मध्य प्रदेश में? ये रीवा को कहा जाता है। रीवा को सफेद बाघों की भूमि के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा जो झरने हैं, प्राकृतिक झरने, उसके लिए भी फेमस है रीवा। मध्य प्रदेश के कलाकार उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से संगीत की किस विधा से जुड़े हैं? ये पूछा है, उस्ताद आमिर खान संगीत की कौन सी विधा से जुड़े हुए हैं? उस्ताद आमिर खान का जो संबंध है ये ख्याल गायन से है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में नवदा टोली एक महत्वपूर्ण स्थल है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये नवदा टोली एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये कौन सी संस्कृति का है? मालवा संस्कृति का है। 1400 to 1700 के बीच में एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है ये नवदा टोली, मालवा संस्कृति का, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, पश्चिम मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं? इनमें से कौन सी ट्राइब के लोग हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं? भोटिया जनजाति है। ये मेनली सिक्किम में पाई जाती है वैसे तो, लेकिन ये ऋतु प्रवास करते हैं, मौसम के हिसाब से अपना निवास बदलते रहते हैं। लेकिन जो गोंड है ये गोंडवाना के मूल निवासी माने जाते हैं और इसी के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। टोडा की पूछे तो हम, ये नीलगिरी पहाड़ियों पे है इनका, और ये स्वयं को आर्यन जो है उनका वंशज बताते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा भोटिया है, ये ऋतु प्रवास करते हैं। ट्राइब का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और मध्य प्रदेश में ट्राइब्स का पॉपुलेशन काफी है।
राहतगढ़ जलप्रपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट पूछा है, सही कौन सा है इनमें से? यह जलप्रपात महेश्वर में स्थित है। यह जलप्रपात महेश्वर में स्थित है। नहीं, देखिए जो महेश्वर में है वो सहस्त्रधारा जलप्रपात है। सहस्त्रधारा वाटरफॉल जलप्रपात कहाँ पे है? महेश्वर में है। राहतगढ़ जलप्रपात महेश्वर में नहीं है, सहस्त्रधारा है। ये बीना नदी पे निर्मित है, तो ये सही है, बीना नदी द्वारा ये वाटरफॉल बनता है। ये जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है, ये रीवा जिले में स्थित नहीं है। राहतगढ़ जलप्रपात है ये सागर जिले में है, और ये नर्मदा नदी द्वारा निर्मित नहीं है, बीना नदी द्वारा निर्मित है। सही पूछा था, तो बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मलाजखंड निम्नलिखित में से किस स्थल के नजदीक स्थित है? मलाजखंड कौन से स्थल के नजदीक स्थित है? मलाजखंड है ये खुली खदान वाली तांबे की खदान है, खुली खदान तांबे की, और बालाघाट के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। मलाजखंड के पास में ही है ये, बेहर तहसील में आता है एक्चुअल में ये। और कान्हा नेशनल पार्क इसके नजदीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक है ये। प्रागैतिहासिक शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध आदमगढ़ पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रागैतिहासिक शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध आदमगढ़ पहाड़ियां मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ये चाहे प्रागैतिहासिक शैलाश्रियों हो या चित्रकला हो और पाषाण युग की कलाकृतियों के लिए फेमस है। आदमगढ़ पहाड़ियां नर्मदापुरम जिले में है ये। नर्मदापुरम से लगभग साउथ ईस्ट में ये 2-2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ती। आदमगढ़ पहाड़ियां नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पे स्थित है? देखिए धूपगढ़ है ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है, और ये सतपुड़ा रेंज का पार्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का पार्ट है ये। और जो होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी है वहां पे है ये। और सतपुड़ा का ही पार्ट है महादेव रेंज, महादेव पहाड़ियां, उसका हिस्सा है ये धूपगढ़। मैकाल पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? मैकाल पहाड़ियां ये सतपुड़ा का ही हिस्सा है। मैकाल पूर्वी सतपुड़ा में है मैकाल, और ये लगभग 340 मीटर से, और मैकाल की बात कर रहे हैं हम 940 मीटर तक का इसका रेंज है ऊंचाई का। और मैकाल पहाड़ियां है ये छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिला और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। जो सतपुड़ा है ईस्टर्न सतपुड़ा का पार्ट है, सतपुड़ा पर्वतमाला है उसका भी पूर्वी सतपुड़ा का पार्ट है ये ईस्टर्न सतपुड़ा का। छत्तीसगढ़ में कवर्धा और मध्य प्रदेश में अनूपपुर, मैकाल रेंज। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्लाइमेट का पूछा है, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, इससे इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है ये देखना है हमें। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। मध्य प्रदेश की कर्क रेखा से प्रभावित है। राज्य की लगभग 50%, ये सही है ये, इसलिए गलत बताया, हमसे करेक्ट आंसर देख रहे हैं तो आंसर गलत पूछा है, जबकि ये दोनों सही है।
राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। ये 50% नहीं होती है, साउथ ईस्ट मानसून से जो इससे बारिश होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून से जो बरसात होती है, एक्चुअल में ये दक्षिण पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 80% के आसपास, 75 to 80% बारिश मध्य प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून से होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। मध्य प्रदेश को अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। पहला ए, बी और डी सही है और हमसे गलत पूछा था, तो ये गलत है, 50% नहीं है, और ये दक्षिण पूर्वी नहीं है, ये पश्चिमी है। तो सही कौन से हैं? ए, बी और डी सही है। गलत इसमें सी है, ना तो 50% और ना दक्षिण पूर्वी मानसून से। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है और 50% नहीं है, 75 to 80% साउथ वेस्ट मानसून से होती है। बाकी फिर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि गलत पूछा हमसे, बाकी सारे सही है। मध्य प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिससे 3 अलग अलग ऋतुएं बनती है, और मध्य प्रदेश में ज्यादातर बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनकरेक्ट कौन सा है? इसमें भी यही पूछा है कि कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। बरगी परियोजना है, बरगी परियोजना ये जबलपुर में है। तवा परियोजना होशंगाबाद, बारना घाटी परियोजना उज्जैन, मटियारी बांध परियोजना मंडला। तो जो इसमें बारना घाटी परियोजना है ये रायसेन जिले में है, उज्जैन में नहीं है। रायसेन जिले में है ये। रायसेन जिले में बारी के पास में बारना रिवर है और इस पे ऊंचा एक चिनाई वाला बांध बनाया गया है। तो गलत पूछा है, गलत। बारना घाटी परियोजना उज्जैन में नहीं है, रायसेन जिले में है। बीरसिंहपुर हाइड्रो पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बीरसिंहपुर हाइड्रो पावर स्टेशन इनमें से कौन से जिले में है? इसको चालू किया गया था 1991 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था हाइड्रो पावर स्टेशन को, और ये मध्य प्रदेश में किस जिले में है ये हमसे पूछा है। ये उमरिया में है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए ये उमरिया में नहीं है। एक्चुअली जो संजय गांधी है, संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, ये है बीरसिंहपुर में। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन ये बीरसिंहपुर में है। और बीरसिंहपुर जो हाइड्रो पावर स्टेशन है, संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन ये बीरसिंहपुर में है, और बीरसिंहपुर हाइड्रो पावर स्टेशन है ये ऑप्शन में हो गया, इसको ठीक कर लेंगे, ये सतना में है। कहां पे है? सतना जिले में है। बीरसिंहपुर हाइड्रो पावर स्टेशन सतना जिले में है। ये संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन है, ये बीरसिंहपुर में है। यूपीआई लाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपीआई लाइट के बारे में पूछा है। यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 5000 है, ये सही है। यूपीआई लाइट से प्रतिदिन लेन देन की सीमा 1000 है, ये भी सही है। यूपीआई लाइट सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? इनमें से किस जिले में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इनमें सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन उज्जैन में होता है। निम्नलिखित उत्पादों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेतांक टैग, ये इनमें से किसे प्रदान किया जा चुका है? रीवा, सुंदरेजा आम, ये मिल चुका है। सरबती गेहूं, सीहोर
रतलामी रियावान लहसुन, बालाघाट चिन्नौर चावल, इन सभी को ही जीआई टैग मिल चुका है। इसमें ये चारों ही ऑप्शन सही है। एक जीआई टैग का भी पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन, जो स्पेशली नए लेटेस्ट हो उनका पूछ लिया जाता है। अभी 20+ हो चुके हैं मध्य प्रदेश में टोटल जीआई टैग, 20 से ज्यादा। प्रभाव रिपोर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रभाव रिपोर्ट ये चर्चा में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये। और प्रभाव क्या है? पावरिंग ए रिजिलियंट एंड एजाइल भारत फॉर ए एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप। ये स्टार्टअप के लिए है प्रभाव, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रभाव रिपोर्ट का संबंध स्टार्टअप इकोसिस्टम से, इसकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। पावरिंग ए रिजिलियंट एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप्स। निम्नलिखित में से कौन सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सेमीकंडक्टर पॉलिसी सबसे पहले कौन से स्टेट में लागू हो चुकी है? सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बन गया है। मध्य प्रदेश ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है? तो पहले कितना था, अब उसको बढ़ा के 35 कर दिया है। स्टेट सर्विसेज में विमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन है अब 35%, 35% कर दिया है। ये पहले 33% था, 33% था, अब इसको 35% कर दिया है, 2% बढ़ा दिया गया है। अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। भारत का पहला कागज रहित चुनाव रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया है। ये कौन से राज्य में है? पहला पेपरलेस इलेक्शन कहां पे किया है भारत में? ये रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत है। और ये किसके लिए किया गया है? जो अभी किया था ये सरपंच के जो चुनाव है, सरपंच का पेपरलेस चुनाव यहां करवाया गया था। और ये ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में ही है। इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी ग्राम पंचायत में भी हाल ही में पेपरलेस चुनाव हुए हैं? तो रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव का आयोजन किया जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव का आयोजन है ये मैहर में किया जाता है। मैहर मध्य प्रदेश के जो मैहर में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग है, इसने उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी और मैहर जिला प्रशासन ने मिलके और ये 3 दिन का आयोजन किया था अभी रिसेंटली। इस पे प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जो चर्चा में रही थी लगभग। उस पे एक प्रदर्शनी थी जिसका नाम था देवी और दूसरी प्रदर्शनी का शीर्षक था तंतु। देवी और तंतु ये 2 प्रदर्शनी लगाई गई थी। यहाँ पे तंतु में जो वाद्य तार वाद्यों पे केंद्रित प्रदर्शनी थी, जो वाद्य यंत्र हैं उन पे, और जो देवी है उसमें 108 देवियों का नामों पर आधारित लघु चित्र थे, उनका संग्रह था। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, क्षेत्रीय ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए है उड़ान। इसके तहत प्राइम मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? उड़ान के तहत अभी रिसेंटली का है, हाल ही में। ये मध्य प्रदेश में कहां पे हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी से किया था। इसका उद्घाटन कहां से? बनारस से, वाराणसी से इसका उद्घाटन किया था। और ये 3 जगह 3 हवाई अड्डों का एक साथ उद्घाटन किया था, जिसमें से मध्य प्रदेश में रीवा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। अंबिकापुर, सहारनपुर और रीवा। रीवा मध्य प्रदेश में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का।
इन तीनों का वाराणसी से उन्होंने उद्घाटन किया था। मेटा के सहयोग से, मेटा ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, इसके सहयोग से किस आईआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ये देश में कौन सी आईआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? किसके? मेटा के सहयोग से। ये आईआईटी जोधपुर में, आईआईटी जोधपुर में इसकी स्थापना की घोषणा हुई है। सी इसका सही आंसर है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है हमसे, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? 28 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका विकास मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वाधान में किया गया है। इसकी प्रायोजक एजेंसी आर्मी वॉर कॉलेज है। इस प्लेटफॉर्म को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान गांधीनगर द्वारा सूचना प्रणाली महानिदेशक के सहयोग से। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका जो लॉन्च किया था एकलव्य, देखिए ये एकलव्य क्या है? आर्मी के लिए है। तो ये आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि इसका संबंध किससे है? आर्मी में ट्रेनिंग हो उससे संबंधित है। ये आर्मी में जो एजुकेशन ट्रेनिंग उसके पर्पज के लिए एकलव्य प्लेटफॉर्म ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में तैयार किया गया है। और इसको राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च नहीं किया था। जो भारतीय सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने लॉन्च किया था इसको। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हमसे पूछा है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये बिक्री केंद्रों पर ऑनलाइन अंतर संचालनीय वित्तीय लेन देन की अनुमति देती है। देखिए इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है और सही पूछा है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एक सुरक्षित है और ये राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है इसका यानी एनपीसीआई नेटवर्क से सीधे जुड़ी हुई होती है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति का जो आधार नंबर है और उसका बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन करके उसको बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। यही आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दूरसंचार संस्थाएं उन घटनाओं की रिपोर्ट करेंगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा पैदा करती है। नहीं ऐसा, हाँ ये बिल्कुल सही है। सरकार दूरसंचार संस्थाओं से निजी संदेश सहित सभी प्रकार के डेटा एक्सेस कर सकेगी, ऐसा नहीं है। जो दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 है इसमें मेंशन कर रखा है प्राइवेसी का, स्पेशली कि आपकी प्राइवेसी है उसको एक्सेस नहीं किया जाएगा, ये है। तो ये गलत पूछा था, बी गलत है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने ये आर्टिफिशियल एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये। निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2024 में 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन से देश में ये नवंबर 24 में 16 वर्ष से कम 16 ईयर्स से जो कम एज है वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते? ये कौन से देश ने लगाया है? ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था ये 16 साल से कम के लिए। और इसके लिए 1 साल का टाइम दिया है सभी को, तुरंत जो भी सोशल मीडिया कंपनी है उनको अपना अपडेट करने के लिए 1 साल का टाइम दिया है इसमें।
सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी में NIU मतलब नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है NIU। दुनिया का पहला AI और 5G एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क 5G AI RAN कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किसने लॉन्च किया है? दुनिया का ये पहला है AI और 5G। ये NVIDIA और सॉफ्टबैंक कॉर्प ने मिलके ये लॉन्च किया है, दुनिया का पहला AI 5G AI RAN। ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या है? ईमेल में BCC का पूरा नाम पूछा है, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए, हम भी जब आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो क्या करते हैं, आपको तो हमारे ईमेल आईडी की इसमें आपका ईमेल आईडी आपको मिल गया, और फ्रॉम इसमें जो सेंड करता है किसने किसको सेंड किया ये आता है। लेकिन आपको लगता है कि आपको अकेले को ही मेल किया है, ऐसा नहीं है। उसमें BCC में अगर आपका मेल डाल के और जब सेंड करते हैं तो एक साथ काफी लोगों को मेल सेंड करते हैं। हम भी इसी तरीके से भेजते हैं, जो जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो जब, क्योंकि एक एक को भेजना, जैसे इवनिंग में 7 से 9 बजे के बीच में हम जो भी लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं उनको मेल करते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस टेस्ट हो, नोट्स हो, वो जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल है वो 7 से 9 बजे के बीच में इवनिंग में सेंड करते हैं। आप जिस दिन, अगर आपने नया ज्वाइन किया है तो आपको उस दिन 7 से 9 बजे आपके ईमेल आईडी पे उस दिन तक जितना भी कोर्स कंप्लीट हुआ वो मिल जाता है। और अगर आपने पहले से भी ज्वाइन कर रखा है, कोई नया मटेरियल सेंड करना होता है तो भी हम इसी टाइम सेंड करते हैं। ज्यादा लोगों को सेंड करने के लिए BCC का यूज किया जाता है, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इससे एक दूसरे का ईमेल आईडी शो नहीं होता है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन, रिमोट क्या है मतलब ये कोई दूरस्थ लॉगिन, दूर जगह पे भी लॉगिन की सुविधा प्रदान करता हो तो ये टेलनेट है। टेलनेट कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है। ये टर्मिनल इम्यूलेशन उद्देश्य हो चाहे उनको सुविधा प्रदान करता हो। और ये कब विकसित किया गया था? टेलनेट विकसित किया गया था 1969 में। रिमोट लॉगिंग की सुविधा देता है ये। डी इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। रेगुलर पढ़ते रहिए। आप लोग अगर अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम से कुछ टाइम पहले ज्वाइन करते हैं तो फिर एक साथ आपको मटेरियल काफी मिलता है तो उसको पढ़ने में फिर आपको इश्यू रहता है, फिर अच्छे से उसका रिवीजन नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप सीरियसली एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्लियर करने का लेके तैयारी कर रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। पढ़िए, 5 दिन पढ़िए और 2 दिन रिवीजन कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। जितना पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।